So in last class we have studied about mean. 3 मेथड्स पढ़े थे हमने मीन के, डायरेक्ट मेथड, assumed mean मेथड और स्टेप डेविएशन. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मीडियन. इसके बाद हम मॉड पढ़ेंगे. अभी आज हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे इसके, और उसके बाद हम थोड़े से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. हॉट्स. तो ये देखो, पहले मीडियन. हमें डाटा दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी. ठीक है. मैं ऐसे ही कोई डाटा ले रही हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है. फ्रीक्वेंसी दी हुई है सपोज 5, 7, 3, 8, 2. ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है. ठीक है. अब मीडियन में हमें सबसे पहला काम करना होता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे हम ऐड करते हैं टर्म्स को, हमें बहुत सारी टर्म्स जैसे ऐड करनी है, तो हम 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसा कुछ ऐड करना है. तो हम पहले 1 + 2 करते हैं, कितना आ जाएगा? 3. फिर हम 3 में नेक्स्ट टर्म को ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें नेक्स्ट टर्म को ऐड करते हैं. तो जब हम सम करते हैं इस प्रोसेस से कि पहले वाले पूरे सम में अगला सम फाइंड करें, फिर उससे अगले सम में नेक्स्ट टर्म को ऐड करें, तो उसको बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऐड करने के हमारे क्या तरीके होते हैं? देखो, हम हॉरिजॉन्टली भी करते हैं ना, ऐसे जैसे 12, 15, 17. अगर हमें इसे प्लस करना है तो हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं? ऐसे वर्टिकली लिखो, 2, 5, 7 इनको प्लस करो, 14, फिर उसके बाद कैरी करो और ये आ जाएगा. ठीक है. इसको प्लस करने का दूसरा तरीका क्या है? पहले आप क्या करेंगे? 12 + 15 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 27. फिर उसमें 17 को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 44. समझ में आया? तो पहले सम में नेक्स्ट टर्म को ऐड करके जब हम अगले सम तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम करना है क्या? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. अब 5 से पहले तो कोई टर्म है ही नहीं, तो 5 तो एज इट इज रहेगा. 5 से नेक्स्ट टर्म क्या है? 7. तो 5 में 7 को प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 12. फिर 12 में 3 को प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 15. फिर 15 में नेक्स्ट टर्म प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 23. फिर 23 में इसको प्लस करोगे, क्या आ जाएगा? 25. ठीक है. अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 25. यानी कि सिग्मा fi और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो सम आता है, लास्ट फ्रीक्वेंसी जो आती है, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है. समझ में आ गई बात? ठीक है. जब हम मीन कर रहे थे तो हम इस पूरे कॉलम को जब ऐड करते थे तो उसे हम सिग्मा fi लिखते थे. यहाँ पे हम सिग्मा fi नहीं लिखेंगे, इसे हम n से डिनोट करेंगे. यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे मीन में हम सिग्मा fi कह देते थे. आगे बात समझ में? अब देखिए, जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एक एक करके टर्म्स बताती हूँ. मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H. ठीक है. तो सबसे पहला काम, हमें मीडियन क्लास सिलेक्ट करनी है. मतलब वो क्लास, वो इंटरवल जिसके बीच में हमारा आंसर आने वाला है, मीडियन हमारी लाई करने वाली है. ठीक है. मीडियन क्लास का सिलेक्शन कहाँ से किया जाता है? n/2 की वैल्यू से. n कितना हमारा? 25. तो 25/2 करोगे, 12.5. ठीक है. मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के लिए ये CF वाला कॉलम देखेंगे. 12.5 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा, इक्वल नहीं, जस्ट बड़ा, मतलब 12.5 के बाद जो सबसे पहला नंबर दिखाई दे रहा है उसको देखिए. तो ये 12 है. 12.5 से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? 15. तो ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास को आप हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है. ये क्लास है आपकी मीडियन क्लास. आगे बात समझ में? ठीक है.
तो सबसे पहले लिख लो कि आप मीडियन क्लास क्या सिलेक्ट किए हो। मीडियन क्लास है हमारी 20 से लेकर 30। अब हमारे फॉर्मूला में एल लिखा, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हमारी मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 20। एल की वैल्यू पता चल गई। फॉर्मूला में n/2 यूज हुआ है, n/2 की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f, जो क्लास आपने सिलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला में f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक। जो क्लास सिलेक्ट की है उससे पहले की फ्रीक्वेंसीज का सम, उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, उसे क्या बोलेंगे CF, जो हमें कहाँ दिखने वाला है यहाँ पर। आगे बात समझ में, या तो आप इसको प्लस करके देखते रहिए, नहीं तो हमें मालूम है कि जब हमने टेबल बनाई थी तो ये प्लस कर करके तो यहाँ आया था। तो जो क्लास आपने सिलेक्ट की हुई है उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है CF की, वो हमारी टेबल में CF की प्लेस पर लिखी जाती है। तो CF की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 12। H का मतलब क्लास साइज, जो हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है। क्लास साइज मतलब 0 से 10 का गैप 10, 10 से 20 का गैप 10, 20 से 30 का गैप 10। क्योंकि रेगुलर डाटा पढ़ रहे हैं हम लोग तो H हमेशा सेम रहेगा। सारी वैल्यूज कलेक्ट करो, फॉर्मूला में पुट कर दो। मीडियन इज इक्वल टू L कितना है 20 प्लस n/2 की वैल्यू 12.5 माइनस CF की वैल्यू 12 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय H। 20 0.5 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 30 कर दूं इसे इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। अब कई बच्चों की हैबिट होती है एलसीएम लेकर सॉल्व करने की, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले इसी टर्म को सॉल्व कर लो, क्योंकि नंबर्स छोटे होते हैं, छोटे नंबर्स को डिवाइड करना इजी होता है, ठीक है। आंसर तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन में ही आने वाला है। डेसिमल तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर फाइंड करोगे, तो 5 अपॉन 3 करोगे तो कितना आएगा 1.66 कुछ आएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर देते हो तो 1.67 लिख सकते हो। आगे बात समझ में, 1.66 को 20 में प्लस कर दोगे तो 21.66 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है मीडियन। जो आपका आंसर आता है मीडियन का, वो हमेशा आपकी मीडियन क्लास में लाई करना चाहिए। अगर गलती कर दिया आपने कोई भी कैलकुलेशन में तो आपका आंसर इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, मतलब 20 से हट जाएगा, 30 से हट जाएगा। हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में ही रहना चाहिए। समझ में आ रही है? तो अगर हमारा आंसर 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन 99% तो सही ही होगी। गलत करने में तो कुछ भी गलत कर सकते हो आप लोग। समझ में आ रही है? बट कई बार ये आंसर आ जाता है 35, 36, तो पहले से ही समझ जाओ भाई 30 को क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका मतलब हमने मिस्टेक करी है कोई ना कोई। या तो आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट करने में ही मिस्टेक कर दी होगी, या फिर टेबल बनाने में कोई गलती कर दी होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो आप अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक करो। आ गया समझ में? क्लियर है? तो मीडियन क्लास के लिए, मीडियन के लिए सबसे पहले टेबल में क्या बनेगा, CF बनेगा। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज, फिर इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट टर्म को ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी CF बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी का सम और लास्ट CF हमेशा कॉमन होनी चाहिए, मतलब सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीडियन क्लास का सिलेक्शन करते हैं, कैसे, n/2 की वैल्यू से। पहले n/2 कैलकुलेट कर लीजिए। n/2 से जस्ट बड़ा नंबर हमें कहाँ देखना है, CF वाले कॉलम में। उस क्लास को पूरा हाईलाइट कर लो, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज जो है वो इसी क्लास के इर्द गिर्द होती हैं। समझ में आया? L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F इज द frequency of median class, cumulative frequency is the value which is lying above the median class, H means class size, n/2 total number of observation upon 2। सारी वैल्यूज को पुट करिए, सॉल्व करिए, you will be getting your median। आगे बात समझ में? एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा
उसमें बोलेंगे मीन भी कैलकुलेट करो, मीडियन भी करो। तो बहुत बच्चों की हैबिट होती है एक सिंगल टेबल में सब कुछ करते जाते हैं। देखो बेटे, स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। 4 फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं और कुछ और सीखना नहीं है। लेकिन जैसे टेबल आपकी नीट एंड क्लीन होगी तो आपका काम जो है वो ज्यादा क्लियर होगा, कैलकुलेशन इजी रहेंगी आपके लिए। एक ही टेबल में खिचड़ी पका दोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कोई चीज मल्टीप्लाई करनी होगी कर दोगे किसी और चीज को, एक टर्म भी गलत हो गई तो पूरे के पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है तो टेबल अलग अलग बनाइए ताकि मिक्स एंड मैच ना हो जाए कुछ भी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जब हम मीन करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई को करना है, वो किसी एक पार्ट में क्या करते हैं एफ और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक वैल्यू गलत मतलब एडिशन गलत, एडिशन गलत मतलब डिवाइड करके भी गलत। समझ में आ रही है ना बात? इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट से। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड, ठीक है, सेम टेबल कंसीडर कर रहे हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ मॉड का। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं फॉर्मूला। देखिए जी, L मतलब लोअर लिमिट होगी किसकी? मॉडल क्लास की। मीडियन कर रहे थे तो मीडियन क्लास सिलेक्ट किया था, अब मॉड कर रहे हैं तो मॉडल क्लास सिलेक्ट करना। मॉड में टेबल में हमें कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मीन कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हो तो डी आई कैलकुलेट करते हो, फिर एफ आई इंटू डी आई करते हो। तो वो टेबल आपको खुद पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या कॉलम बना रहे हैं। मीडियन के में क्या करते हैं, सी एफ वाला एक कॉलम और बनता है। मॉड में हमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना, डाटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर नहीं है कॉन्टिन्यूस तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाओगे पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करना है? वो करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। पूरी की पूरी टेबल देखेंगे, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी मॉडल क्लास, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, एक से ज्यादा बार सेम फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको एक ही बार दिखाई देगी, क्योंकि जो बाई मॉडल टेबल है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही है? तो आपको एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही होगी। तो ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो क्या है? हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मिल गई हमें कितनी? 30 से लेकर 40। तो L की वैल्यू हो गई कितनी? 30। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी जो हमारा फॉर्मूला उसमें हम उसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, F0 मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास। F0 is the frequency of preceding class than that of the model class। जो हमारी मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट की है उससे पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? F0 से। ठीक है, और सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F2 से। सीक्वेंस में रहेगा 0 1 2 हमेशा। सबसे पहला काम F1 सिलेक्ट करना, F1 से पहले क्या आता है? 0, तो F0, 1 के बाद क्या आता है? 2, तो उसके नीचे वाली क्लास क्या हो जाएगी? F2। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है फॉर्मूला में H मतलब क्लास साइज। और देख लो, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। 30 प्लस 8 माइनस 3
16 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक, इसी टर्म को सॉल्व कर रही हूं। अप्रोक्सीमेटली 4.54 ऐड कर दोगे 34.54, ये आपका मॉड आ जाएगा। ठीक है, जैसे मीडियन क्लास में अपने क्वेश्चन की चेकिंग करने के लिए हम देखते हैं कि मीडियन क्लास जो आपने सिलेक्ट की थी उसी में वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसे ही मॉडल क्लास में होता है, जो भी वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी मॉडल क्लास के बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। 30 से 40 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए, इसके बाहर नहीं आनी चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, सबसे पहले सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे F1 से रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। उसकी लोअर लिमिट को हम फॉर्मूला में L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्लास सिलेक्टेड है उससे प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को F2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। अभी तक हमें जो डाटा दिया होता है वो सीधा क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, लेकिन हर बार डाटा आपको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया होगा। कई बार ये डाटा हमें दो अलग अलग फॉर्मेट्स में दिया होता है। एक फॉर्म को कहते हैं लेस देन फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है मोर देन फॉर्म। ठीक है, मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जैसे आपको बात समझ में आए वैसे लिखिएगा अपनी कॉपी में, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करने लगो तो आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, पहले कर रहे हैं हम लेस देन फॉर्म। जैसे सपोज कीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर ने कोई टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, क्लास में, और उसने एक डाटा को जनरेट करके जो मैं फॉर्म लिख रही हूँ उस फॉर्म में लिख दिया। ये डाटा है, ठीक है, बता दूंगी मैं बाद में। ठीक है, देखिए टीचर ने जो डाटा कलेक्ट किया, जो भी डाटा उसने जनरेट किया उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी डाटा को पढ़ना सीखो पहले कि क्या बोल रहा है ये। मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर ने कहा क्लास में कि वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ जिनके 20 से कम मार्क्स आए हैं, लेस देन 20 या बिलो 20 मार्क्स आए हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, कितने बच्चे खड़े हो गए? 5 बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, अब वो 5 बच्चे खड़े हैं। नाउ टीचर इज सेइंग ऑल दो स्टूडेंट्स शुड स्टैंड हु आर ऑब्टेनिंग लेस देन 30 मार्क्स। तो कितने बच्चे खड़े हुए? कितने बच्चे खड़े हैं? 8। इन 8 में से 5 बच्चे तो पहले ही खड़े थे, तो इसका मतलब 3 बच्चे और खड़े हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है बात? क्योंकि जिसके 30 से कम है, ऑब्वियस ही बात है ना, वो 20 से कम वाले तो पहले ही खड़े थे। अब और कौन से बच्चे खड़े हो रहे हैं? जो 20 से लेकर 30 के बीच में थे। तो वो कितने बच्चे हो गए? और 3 बच्चे और खड़े हो गए। अब टीचर बोल रही है वो बच्चे खड़े हो जिनके 40 से कम नंबर है। तो कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 10 टोटल। 8 तो पहले से ही खड़े थे ना, तो इसका मतलब 2 बच्चे और खड़े हो गए। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है? इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल तो नहीं है, जो पहले वाली टर्म थी उसी में ही तो और ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी कैसी है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
और ये डाटा भी हमें नॉर्मल तरीके से नहीं दिया हुआ, हम तो डाटा हमेशा क्लास इंटरवल की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं कोई मीडियन फाइंड करो तो मीडियन में तो लोअर लिमिट चाहिए होती है, तो यहाँ पे तो डाटा में कहीं लिमिट्स दिखाई नहीं दे रही, ना लोअर लिमिट दिखाई दे रही है ना ही अपर लिमिट दिखाई दे रही है। तो ये जब टाइप का डाटा आएगा तो इस डाटा को आपको पहले अपने नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब जो हमारा नॉर्मल डाटा होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आ गई बात समझ में? तो देखो मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ, पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं है आपके पास कि 5 बच्चे खड़े हो गए, 2 बच्चे और खड़े हो गए। मैं आपको प्रॉपर ट्रिक सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप टेबल को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला क्लास इंटरवल और इधर बनाएंगे आप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें यही 2 चीज़ चाहिए होती है। यहाँ से देखिए 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 10-10 का गैप है। इसका मतलब जो क्लास इंटरवल बनेगा वो कितना बनेगा? 10-10 का बनेगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है ना, जिसे हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते, आदत होती है ना हमारी, टेबल देखी फटाफट से क्वेश्चन शुरू कर दिया कि भाई मीन का क्वेश्चन है, मीन फाइंड कर दो, मीडियन है, मीडियन फाइंड कर दो। बट इसमें इनिशियल इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़ लेना। जैसे देखो बिलो 20, बिलो 20 का मतलब तो 0 भी होता है, बिलो 20 का मतलब तो 5 भी होता है, बिलो 20 का मतलब तो 10 भी होता है, 15 भी होता है। तो इसका मतलब हमें ये तो दिख रहा है कि इंटरवल 10-10 का बनना चाहिए। तो पहला इंटरवल कैसा बने? 10-10 का इंटरवल बनाना है, तो इसका मतलब पहला इंटरवल जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? 10 का गैप मतलब लोगे तो कैसा लोगे? 10 से 20। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके 0 नंबर आए होंगे? 0 to 20 बनाओगे तो आगे डाटा रेगुलर नहीं रहेगा आपको। 20 to 40 कैसे? ये डाटा हमको 30, 40, 50 के हिसाब से दिया हुआ है, आप डाटा को अपने आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए बोल रही हूँ स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूर दिया होगा नो स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज गेटिंग लेस देन 15 मार्क्स और नो स्टूडेंट इज गेटिंग लेस देन 12 मार्क्स, मतलब किसी के 12 से नीचे मार्क्स आए ही नहीं है। तो इसका मतलब 0 से 10 वाला इंटरवल तो वैलिड ही नहीं रहा, किसी के मार्क्स ही नहीं है, सभी के मार्क्स उससे ऊपर है। और इन केस ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आप पहला इंटरवल बनाएंगे ही नहीं, फर्स्ट इंटरवल लिख देंगे ऐसे ही बिलो 20 करके, और आगे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से। समझ में आ रही है? तो ये इंटरवल जरूर इंफॉर्मेशन को पढ़ करके बनाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बट एक छोटी सी बात है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 से लेकर 20 बना रही हूँ, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50, बिलो 60 है ना, तो इसका मतलब 50 से लेकर 60 का डाटा भी बनेगा। ठीक है। अब आई फ्रीक्वेंसी की बात। जब हम लेस देन फॉर्म में डाटा बना रहे हैं तो पहला नंबर एज इट इज लिख देना। ठीक है। राइटिंग ऑफ डाटा इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोर देन डाटा में भी ऐसा ही होता है। तो सबसे ऊपर हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 5 एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, 8 में से 5 को माइनस कर देना है, कितना आएगा? 3। फिर 10 में से 8 को माइनस करना है, क्या आएगा? 2। 15 में से 10 को माइनस करना है, 5। 20 में से 15 माइनस करना है, 5। आगे बात समझ में? तो ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी का सम देख लो, 5, 8, 10, 15 एंड 20। क्या यहाँ पे 20 था? तो टोटल 20 स्टूडेंट्स पे डाटा लिया गया था, 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी टेबल बिल्कुल सही बन रही है। ठीक है। अब आपसे कोई कहे मीन कैलकुलेट करो, तो मीन के लिए इस टेबल को प्रोसीड करो, XI कैलकुलेट करोगे, DI कैलकुलेट करोगे, FI DI कैलकुलेट करोगे, जो भी मेथड आपको यूज करना। अगर आपसे कोई कहे मीडियन कैलकुलेट करो तो CF वाला बनाओगे और फिर मीडियन कैलकुलेट कर दोगे। अगर आपसे कोई कहे मॉड करो, इस क्वेश्चन पे तो मॉड नहीं आएगा क्योंकि 5, 5, 5 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ भी कैलकुलेट करना है
टेबल अगर आपको इस फॉर्मेट में दी है तो पहले आप टेबल को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लेकर आएंगे एंड देन यू विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन व्हाटएवर इज गिवन टू यू। मीन कैलकुलेट करो, मीडियन करो या मॉड करो, जो भी कुछ करो। क्लियर है? कुछ पूछना है? बिलो, हाँ तो फिर उसमें हमारा फर्स्ट वाला ना क्लियर होता ही नहीं है यूज। सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां आपको फर्स्ट इंटरवल क्लियर नहीं होगा तो उस क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट करने को वो देंगे ही नहीं, क्योंकि मीन के लिए एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ऐसे क्वेश्चन में वो या तो मीडियन दे देंगे या मोड दे देंगे। मीडियन और मोड में, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में पहले वाले इंटरवल का कोई लेना देना ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज आपको बताया जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है ऐसा कि आपको ना बताई जाए इन्फॉर्मेशन। मैंने तो आपको वैसे बता दिया सारी चीज कि अगर इन केस ऐसा आ जाए इन्फॉर्मेशन ना हो तो पहले वाले इंटरवल को मत छेड़ना, उसको बिलो 20 लिख कर ही छोड़ देना। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। है ही नहीं फ्रीक्वेंसी उसके तो जीरो कर दो, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, क्लियर? लास्ट है मोर देन डाटा, उसको करते हैं हम। मोर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, मतलब टीचर क्या बोल रही है, वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके या तो 0 मार्क्स हैं या फिर 0 से ज्यादा। तो कितने बच्चे खड़े? 20। भाई 0 से कम भी मार्क्स आ सकते हैं क्या किसी के? आ सकते हैं, नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं किसी के? नहीं होती ना स्कूल में नेगेटिव में चेकिंग, जेई के एग्जाम्स में होती है, यहाँ नहीं होती है, होनी चाहिए ना। तो मोर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब जिसके 0 आए हैं वो भी और जिसके 0 से ज्यादा आए हैं वो भी। तो 20 बच्चे खड़े हैं क्लास में। अब यहाँ पर ये इक्वल टू लिखने का लॉजिक क्या है? 0 आए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी इंटरवल में लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, इसीलिए लेस देन फॉर्म में इक्वल टू वर्ड नहीं था, वहां पे सिर्फ लेस देन वर्ड था। समझ में आई? मोर देन वाले डाटा में इक्वल टू वर्ड भी मिलेगा। ठीक है, मोर देन की जगह अबव भी हो सकता है, अबव एंड इक्वल टू 0 करके। क्लियर हो गई बात? फिर टीचर क्या बोल रही है कि वो बच्चे खड़े रहेंगे जिनके 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो क्या हो रहा है? 3 बच्चे बैठ गए, 20 खड़े थे, अब कितने दिख रहे हैं? 17। इसका मतलब बाकी के 3 बच्चे बैठ गए। समझ में आ रही है? वो बच्चे खड़े हैं जिनके या तो 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो फिर 2 और बैठ गए, अब कितने खड़े हैं? 15। पिछले वाले डाटा में क्या हो रहा था? बच्चे बढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब पिछले वाले डाटा में से कम हो रहा है। क्लियर है? लिखने का मेथड, मोर देन एंड इक्वल टू 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10 का गैप है, तो पहला डाटा बनेगा 0 से लेकर 10, फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मोर देन एंड इक्वल टू 50, मतलब 50 से ऊपर भी जाना है, तो 50 to 60। समझ में आया? हम जब टेबल में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी वहां से स्टार्ट करिए जहां सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, 3, तो यहां लिखेंगे 3। 8 में से 3 को माइनस करिए 5, 10 में से 8 को माइनस करिए 2, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 5 2, 20 माइनस 17 3। अपने आप वही टेबल बन जाएगी जो आप सोच रहे थे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये लिखने का मैथड